नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोग यहाँ से 25 क्वेश्चन जो कि रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, हम लोग यहाँ से डिस्कस करते हैं। और ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में भी आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये रेलवे के ही क्वेश्चन है और रेलवे सबसे ज़्यादा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट करती है। और अभी जो भी रेलवे के एग्ज़ाम चल रहे हैं, वहाँ पे भी यही क्वेश्चन आपको डायरेक्टली देखने को मिल रहे हैं। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए जुड़ रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ से 1601 क्वेश्चन हो जाएगा कि सफ़ेद दाग का इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल दवा के द्वारा किया जा सकता है। तो ये आपकी होती है लुकोसिन। ऑप्शन ए यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो लुकोसिन दवा के द्वारा आपके सफ़ेद दाग का इलाज किया जा सकता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया था। सफ़ेद दाग त्वचा की एक बीमारी है और इसका इलाज लुकोसिन हर्बल दवा के द्वारा किया जा सकता है। यह प्राकृतिक संसाधनों का एक मिश्रण है। यह हर्बल दवा ये आपकी कहाँ मिलती है, हल्द्वानी जो पड़ता है उत्तराखंड में। ये उत्तराखंड का डिस्ट्रिक्ट है हल्द्वानी, तो वहाँ पे ये विकसित किया गया है। तो ये हो जाएंगे इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि ल्यूकोडर्मा किसकी बीमारी होती है। तो ये बीमारी आपके त्वचा में होती है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ल्यूकोडर्मा एक बीमारी ये आपकी त्वचा से संबंधित होती है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला टीका, जिसे हम लोग कहेंगे जीका वायरस, ये किसके द्वारा वहन होता है। तो ये होता है आपके मच्छर के द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ पे ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस मच्छर द्वारा वहन होता है। और जीका वायरस की पहचान सबसे पहले युगांडा में 1947 में हुई थी और यह वायरस एंडीज मच्छर के काटने से फैलता है। यदि गर्भावस्था के दौरान कोई महिला वायरस से प्रभावित हो तो बच्चे का मस्तिष्क अपूर्ण रह जाता है, जो सामान्य सिर से भिन्न होता है। तो ये हो जाएंगे इसके फैक्ट। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि वायु जनित संक्रमण के कारण नहीं होता है। तो ये होता है आपका हेपेटाइटिस बी। तो ये नहीं होता है वायु जनित संक्रमण के कारण। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तपेदिक, चेचक व खसरा वायु के संपर्क से फैलने वाले रोग ये हो जाएंगे। जबकि आपका हेपेटाइटिस बी ये वायरस के द्वारा शारीरिक संपर्क के माध्यम से फैलने वाला रोग होता है। तो ये हो जाएंगे आपके चेचक, तपेदिक और खसरा, ये वायु के माध्यम से फैलने वाले रोग होते हैं। तो इनको जरूर नोट डाउन कर लेना। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रामक रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है। तो ये होता है आपका वायरस। तो ऑप्शन वी आप ए करेक्ट हो जाएगा। अभी हम लोग ऊपर डिस्कस किए थे कि हेपेटाइटिस बी ये होता है आपका एक वायरस होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। और फ्रेंड्स, हमारा टारगेट है 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का न्यू ईयर तक। तो ये 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में हेल्प ज़रूर करें। तो आपके जो भी यार मित्र दोस्त हैं तो वहाँ पे इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, या जो भी आपके रिलेटेड स्टडी ग्रुप हैं वहाँ पे भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि न्यू ईयर तक कुछ ही दिन बचे हैं तो हम लोग जल्दी 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कर सकें। तो आइए क्लास आगे स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया जाता। तो ये होता है आपका कार्सिनोमा। तो इसे हम लोग कैंसर या रक्त कैंसर के रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकते। ऑप्शन ए यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में कार्सिनोमा को वर्गीकृत नहीं किया जाता है। और कार्सिनोमा एक घातक ट्यूमर है जो मानव त्वचा के आंतरिक अंगों और उपकला कोशिकाओं को प्रभावित करता है। ये ऊतक संरचना में जहाँ भी शामिल होते हैं वहाँ ट्यूमर विकसित हो जाता है। और कार्सिनोमा के प्रमुख कारण मानव शरीर में हार्मोन्स असंतुलन, वंशानुगत या गड़बड़ी, एक निश्चित वायरस के साथ संक्रमण और औद्योगिक कैंसर जन्य प्रमुख हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट।
बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि एलिसा टेस्ट किसके कारण होने वाले एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम के निदान के लिए किया जाता है? तो ये होता है आपका HIV के परीक्षण के लिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो HIV के परीक्षण के लिए हम लोग एलिसा टेस्ट करते हैं। ये कल वाली क्लास में भी हम लोग डिस्कस किए थे। तो सर्वप्रथम 1981 में एड्स का प्रथम रोगी कैलिफोर्निया, जो कि अमेरिका में पड़ता है, वहाँ पे पाया गया था। और एड्स परीक्षण के लिए एलिसा, ओरामोर तथा डिपस्टिक टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली आपको पूछा भी जाता है कि एड्स की जांच सबसे पहले कब या एड्स का रोगी कब मिला था? तो ये 1981 मिला था और ये कैलिफोर्निया, जो कि अमेरिका में पड़ता है, वहाँ पे मिला था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि एलिसा निम्नलिखित में से क्या है? तो ये होता है एड्स का पता लगाने के लिए एक जांच होती है। तो ऑप्शन वी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव का विषाणु जनित रोग नहीं है? तो विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से नहीं होते हैं? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिंडरपेस्ट। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। यह मानव विषाणु जनित रोग नहीं होता है, बाकी ये आपके हो जाएंगे। वहीं आपका इन्फ्लुएंजा, डेंगू और एड्स ये मनुष्यों में होने वाला विषाणु जनित रोग हैं, जबकि आपके रिंडरपेस्ट ये पशुओं में होने वाला एक विषाणु जनित रोग होता है। तो ये रिंडरपेस्ट ये पशुओं में पाया जाता है, न कि मानव में। तो ये हो जाएंगे इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगला प्रश्न है कि मच्छरों की एक विशेष जाति के काटने के कारण मलेरिया के संचार की खोज किए जाने हेतु निम्नलिखित में से किसने ग्लोबल या नोबेल प्राइज प्राप्त किया था? तो ये किया था आपका रोनाल्ड रॉस ने। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो वर्ष 1880 में लेवर्न ने मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की थी। रोनाल्ड रॉस ने 1887 में मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि की तथा बताया कि इसका वाहक मच्छर है, और इसके लिए उन्हें 1902 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो सबसे पहले नोबेल आपका दिया गया था इसके लिए रोनाल्ड रॉस को। और कब दिया गया था? ये 1909 में, लेकिन इसकी खोज की थी 1887 में। तो ये 2-3 पॉइंट इनको जरूर नोट डाउन कर लेना। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से एक विकल्प द्वारा HIV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होती है? तो किससे नहीं होगी? तो ये होगी आपके मच्छर के काटने से नहीं होगी, बाकी आपके स्तनपान से हो जाएगी, गलत संबंध बनाने से भी हो जाएगी, और एक ही सुई का बहुउपयोग, तो इससे भी आपका एड्स या HIV हो सकता है। तो HIV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्तनपान, एक ही सुई का बहुउपयोग या गलत संबंध, रक्त चढ़ाने आदि से होता है, जबकि आपका मच्छर काटने से या साथ रहने या साथ खाने से HIV वायरस प्रसारित नहीं होता है। ये हो जाएंगे इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगला प्रश्न हो जाएगा कि शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा में किसका कारण बनती है? तो जब भी आपके शरीर के अंदर कैल्शियम ऑक्जेलेट की मात्रा बढ़ जाएगी, तो ये आपके अंदर पथरी का कारण बनती है। तो आपने जनरली सुना भी होगा, पथरी के पेशेंट ज़्यादा आपको मिलेंगे। तो पथरी ये किससे बनी होती है? बेसिकली ये बनी होती है आपकी कैल्शियम ऑक्जेलेट की। आज से इसको नोट डाउन जरूर कर लेना। तो पथरी जिसे हम लोग कहेंगे कैल्शियम ऑक्जेलेट, ये हो जाएगी आपकी साइंस भाषा में। शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ही ज़्यादा मात्रा ये पथरी का कारण बनती है। वहीं आपका हो जाएगा ब्रोंकाइटिस, ये फेफड़ों की सांस नली में सूजन से संबंधित होता है। मेनिंजाइटिस ये दिमाग और रीढ़ की हड्डी की सूजन से संक्रमण से संबंधित हो जाएगा। वहीं आपका मधुमेह, इसे हम लोग कहेंगे डायबिटीज, ये रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ाने या घटाने से संबंधित होता है। तो ये इसके हो जाएंगे 3 पॉइंट, इनको जरूर नोट डाउन कर लेना। अगला प्रश्न हो जाएगा कि कुष्ठ रोग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसे हम लोग कहेंगे हैंडसेन रोग।
तो ऑप्शन वी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलता है कि कुष्ठ रोग का अन्य नाम है, तो ये होता है हैंडसेन रोग। तो ऑप्शन वी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो कुष्ठ रोग को हम लोग कोढ़ रोग भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। और एक संचारशील रोग है, इसे हम लोग हैंडसेन रोग भी कहते हैं, और यह माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से होता है। तो ये जीवाणु आपको जरूर नोट डाउन कर लेना है। और इस रोग का प्रभाव त्वचा तंत्रिकाओं और अंगुलियों पंजों पर पड़ता है, और इस रोग के उपचार के लिए आपका MDT, तो ये हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म, दवाओं का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे MDT दवाओं का उपयोग हम लोग करेंगे कुष्ठ रोग के रोगी के लिए। अगला प्रश्न हो जाएगा कि रक्ताल्पता स्थित किसकी वजह से होती है। तो रक्ताल्पता ये RBC की कमी से होती है, ऑप्शन वी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो रक्ताल्पता का साधारण मतलब होता है कि रक्त की कमी, और यह लाल रक्त कोशिका में पाए जाने वाले कण जो होते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं हीमोग्लोबिन, और इनकी संख्या की कमी आने से ये होती है। क्वेश्चन आपको पूछा भी जाता है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो ये रक्त में कण पाए जाते होते हैं जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन, तो इसके कारण आपका ब्लड लाल होता है। और हीमोग्लोबिन के अणु में अनचाहे परिवर्तन आने से भी रक्त अल्पता के लक्षण प्रकट होते हैं। तो ये हो जाएंगे इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला प्रश्न हो जाएगा, पीला बुखार या जिसे कहेंगे हम लोग पीत ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है। तो ये फैलता है आपका मादा मच्छर के काटने से। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो पीला ज्वर या पीत ज्वर ये आपके मादा मच्छर के काटने से फैलता है, और ये आपके पीत ज्वर या येलो फीवर भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी नोट डाउन कर लेना। एक संक्रमण रोग है जो अचानक प्रारंभ होता है, और इस रोग का कारण सूक्ष्म विषाणु होता है जिसका फैलाव मादा एंडीज जाति के मच्छर के द्वारा होता है। तो ये मच्छर आपको भी नोट डाउन कर लेना, मादा एंडीज मच्छर की जो प्रजाति होती है उसके द्वारा फैलता है। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को क्या कहा जाता है। तो उन कीड़ों को कहेंगे हम लोग वेक्टर। ऑप्शन वी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को वेक्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि एक जीवाणु संबंधी रोग है, तो इन चार ऑप्शन में कौन सा है जो एक जीवाणु संबंधी रोग आपका हो जाएगा। तो ये होता है आपका उपदंश, ऑप्शन वी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो सिफिलिस या उपदंश रोग ये आपके ट्रेपोनेमा पैलिडम जीवाणु के कारण होता है। तो ये जीवाणु भी आपको नोट डाउन कर लेना है, क्या हो जाएगा इसका नाम, ट्रेपोनेमा पैलिडम। तो ये जीवाणु होता है जिसके कारण आपका सिफिलिस या जिसे कहेंगे हम लोग उपदंश ये फैलता है, और इस रोग से शिश्न अंग प्रभावित होता है। तो ये अंग भी नोट डाउन कर लेना है, यहाँ से इसके फैक्ट से भी आपके बनने के चांस रहेंगे क्वेश्चन। अगला प्रश्न हो जाएगा कि हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है। तो हीमोफीलिया ये आपका एक आनुवांशिक रोग होता है। तो ऑप्शन वी यहाँ पे इसमें है कि आनुवांशिक रोग, तो यही करेक्ट हो जाएगा। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसमें शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त जमता नहीं है, और यह बीमारी रक्त में थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ की कमी से होती है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीमोफीलिया आपके किससे होती है। तो जब भी आपके ब्लड में थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ की कमी होगी तब आपका हीमोफीलिया नामक रोग हो जाएगा। और थ्रोम्बोप्लास्टिन में खून को शीघ्र थक्का कर देने की क्षमता होती है, और खून में इसके न होने से खून का बहना बंद नहीं होता है। तो ये हो जाएंगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नोट डाउन जरूर कर लेना है। अगला प्रश्न है कि चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोग की रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक हैं। तो ये होते हैं इबोला बुखार के, ऑप्शन यहाँ पे सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे चमगादड़ इबोला बुखार रोग के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक ये हो जाएंगे।
चमगादड़ तथा बंदर ये इबोला बुखार के रोगाणु के प्राकृतिक पोषक हैं और इबोला वायरस जनित अत्यंत घातक एवं संक्रामक रोग हैं जिसके पीड़ित रोगी को अत्यंत तीव्र ज्वर तथा खून की उल्टी होने लगती हैं। तो ये हो जाएंगे इसके फैक्ट। और फ्रेंड्स, आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको क्लास कैसी लगती है। तो ये एक कमेंट और एक लाइक ही आपका जो हमें मोटिवेट रखता है आगे वीडियो और आगे की क्लास जारी रखने के लिए। तो इसलिए आप कमेंट में बताया करें कि आपको क्लास कैसी लगती है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि एनाफेलीज मच्छर कौन से वेक्टर वहन करते हैं। तो यहाँ पे एक तरफ मलेरिया दिया गया है और फाइलेरिया और डेंगू। तो यहाँ पे इनमें बताना है कि एनाफेलिक मच्छर कौन से वेक्टर वहन करते हैं। तो ये हो जाएंगे आपके सिर्फ और सिर्फ मलेरिया। ऑप्शन ए यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है मलेरिया, यानी कि केवल एक ही सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी द्वारा होने वाला रोग है। जो मादा एनाफ्लीज इसके वाहक मच्छर होते हैं, या मादा एनाफ्लीज मच्छर से आपका मलेरिया नामक रोग हो जाता है और इस रोग से प्रभावित अंग तिल्ली और आरबीसी हैं। तो ये प्रभावित अंग भी आपको नोट डाउन कर लेना है। वहीं आपका फाइलेरिया रोग ये बैंक्रोफ्लाई नामक कृमि से होता है और इस कृमि का संचार क्यूलेक्स मच्छरों के दंश से होता है। तो ये भी आपको नोट डाउन जरूर कर लेना है। और डेंगू एक उष्णकटिबंधीय संक्रामक बीमारी है जो एंडीज इजिप्टी मच्छरों के काटने से होती है। तो ये हो जाएंगे यहाँ से 3 पॉइंट, इनको जरूर नोट डाउन कर लेना है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि घेंगा का विकार किसकी कमी के कारण होता है। या यूं कहें क्वेश्चन कि घेंगा किसकी कमी के कारण होता है। तो ये आपकी आयोडीन की कमी से आपका घेंगा नामक रोग हो जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कौन सी विटामिन होती है जो आयोडीन के लिए उपयुक्त होती है। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हम लोगों ने विटामिन वाला चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है। यदि आप वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। वहाँ से एक एक विटामिन विद कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ हम लोगों ने वहाँ पे देखी थी, और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आए हुए ही क्वेश्चन थे वहाँ पे भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो उस वीडियो को ज़रूर देखना, आपकी हेल्प एग्जाम में ज़रूर इससे मिलेगी। तो यहाँ से इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे कि घेंगा एक रोग है जिसमें गला फूल जाता है। तो ये आपका गले को प्रभावित करने वाला रोग होता है और यह शरीर में आयोडीन की कमी के कारण होता है। आयोडीन की कमी के कारण आपकी थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। ये थायराइड ग्रंथि आपकी गले में पाई जाती है और यह रोग बहुधा उन क्षेत्रों के लोगों में होता है जहाँ पानी में आयोडीन की कमी होती है। आयोडीन की कमी को पूरा करने के लिए आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। तो ये हो जाएंगे इसके फैक्ट। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, रेलवे सबसे ज़्यादा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट करती है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो आने वाले एग्जाम में भी आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। तो आयोडीन की कमी से आपका होता है ये गंडमाला रोग, या इसको कहेंगे हम लोग घेंगा भी कहते हैं। तो इसका ये दूसरा नाम भी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन सेम था लेकिन आपको आंसर भी यहाँ पे चेंज करके रख दिए गए। तो घेंगा की जगह ओब्लिक करके इसे भी लिख लेना है क्योंकि वहाँ एक जगह ही ये लिखा होगा। तो बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि गंडमाला जिसे हम लोग कहेंगे गोइटर, ये किसकी कमी के कारण होता है। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सबसे पहले ये क्वेश्चन आपके एनटीपीसी 2016 में ये पूछा गया था। फिर जस्ट उसके बाद जब 2018 में ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और रेलवे सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर ही रिपीट करती है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयोडीन। तो इसकी कमी से आपका गंडमाला जैसे हम लोग कहेंगे गोइटर, और इसी का नाम हो जाएगा आपका घेंगा। तो ये रोग आपका आयोडीन की कमी से होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि घेंगा किसकी वजह से उत्पन्न होने वाली बीमारी है। तो ये किसकी कमी से होने वाली बीमारी हो जाएगी। तो यहाँ से भी देख सकते हैं 2018 के बाद जब 2019 में आरआरबी जेई का एग्जाम हुआ था वहाँ पे भी यही क्वेश्चन रिपीट किया गया था। कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है।
तो ये आपकी आयोडीन की कमी से होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो आप भी इसका ईजिली आंसर अब निकाल पाएंगे, क्योंकि 3 से 4 बार ये क्वेश्चन आपके सामने अभी आ चुका है। तो यहाँ से आज के कंप्लीट होते हैं 25 क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें क्लास आपको कैसी लगती है, और जो हमारा टारगेट है 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का, तो इसमें भी आप मेरी हेल्प ज़रूर किया करें। तो आपके जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हों, तो वहाँ पे भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें, जिससे कि हम लोग न्यू ईयर तक 1K फैमिली का एक परिवार बन सकें। तो एक 1K फैमिली का परिवार बनाने में हेल्प ज़रूर करें। और न्यू ईयर के बाद हम लोग एक GS की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, तो इसमें आप हेल्प ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में। जय हिंद।